हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी का पार्ट 2। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं पढ़ा तो पहले वो पार्ट 1 पढ़ लेना। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारे 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इसमें इंडिया के कितने % लोग काम करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, जो कि है 49%। सेकेंडरी सेक्टर में करीबन काम करते हैं 24% लोग, और टर्सरी सेक्टर में काम करते हैं करीबन 27% लोग। तो अब आपको ये पता चल गया कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, यानी कि लगभग आधी जो पॉपुलेशन है, वो काम कर रही है प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। सरप्राइजिंग फैक्ट वो क्या है? अगर अभी मैंने जो बात करी कि अगर मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट के बेस पे बताऊं, तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो 49% प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, सेकेंडरी में 24, टर्सरी में 27। लेकिन अगर मैं इंडिया की जीडीपी के बेस पे बात करूं, तो इंडिया की जीडीपी का केवल 15% हिस्सा प्राइमरी सेक्टर से आता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना यार, सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन जीडीपी का सबसे कम हिस्सा प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है। और सबसे बड़ा जो हिस्सा है जीडीपी का, वो आ रहा है हमारा टर्सरी सेक्टर से। देख रहा है, 58%, यानी 50% से भी ज़्यादा, आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है जीडीपी का, वो हमारा इंडिया का आ रहा है टर्सरी सेक्टर की वजह से। और सेकेंडरी सेक्टर की वजह से आ रहा है 27%। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बड़ा काम आएगा आपको। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि जब प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, 49% लोग काम कर रहे हैं, और टर्सरी सेक्टर में केवल 27% है, तो ये जो रेवेन्यू, ये जो जीडीपी है, उसमें इतना अंतर क्यों है? टर्सरी की वजह से 58% मुनाफा हो रहा है, एक तरह से मोटा मोटा ये समझो फ़ायदा। 58% जो फ़ायदा हो रहा है वो टर्सरी की वजह से हो रहा है, जबकि काम करने वाले केवल 27% है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका एक रीज़न है। टर्सरी सेक्टर रिक्वायर्स एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल। टर्सरी सेक्टर के अंदर काम करने के लिए एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत पड़ती है, स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पे प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? वो आता है फार्मिंग आता है। तो फार्मिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री हो तभी आप फार्मिंग कर पाओगे। आप घर बैठे भी अपने मम्मी पापा किसी से भी गाँव में सीख सकते हो, ठीक है। दूसरा, नॉट इनफ जॉब्स आर क्रिएटेड इन टर्सरी सेक्टर। जो हमारा, देखो क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्यों है कि एक तो वहाँ की जीडीपी ज़्यादा है, दूसरा ऐसा क्यों है कि वहाँ पे कम लोग काम करते हैं। कम लोगों के काम करने का रीज़न ये भी है कि जो टर्सरी सेक्टर होता है उसमें ज़्यादा नौकरी नहीं निकलती। देख रहे हो, जैसे इंटरव्यू के लिए केवल 4-5 लोग आए हैं, और भाई साहब सिलेक्शन तो इसका होना है। ओए होए, ये देख लो क्या पहन के आई है इंटरव्यू में, बेटे आज तेरा सिलेक्शन पक्का है, तुझे ही बताएगा आज बॉस। शाबाश बेटे। चलो अब आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान के चलो 10 किसान हैं, 10 किसान साल भर मिलके मजदूरी करते हैं। मतलब मजदूरी से यहाँ पे मेरा मतलब है अपने फार्म पे काम करते हैं। साल भर के अंदर अगर सब कुछ बढ़िया रहा, बारिश हुई, इरिगेशन प्रॉपर हुआ, सब कुछ बढ़िया, तो वो 10 किसान साल भर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, 100 किसान ज़्यादा से ज़्यादा वो मिलके 1 करोड़ कमा पाएंगे, यानी कि 1 लाख रुपए पर साल, 1 लाख रुपीज़ पर ईयर। लेकिन अगर अभी आपने शायद आंकड़े सुने हो, जो व्हाट्सएप है उसको फेसबुक ने खरीदा है, व्हाट्सएप को टेक ओवर किया है फेसबुक ने 60,000 करोड़ रुपए में। और व्हाट्सएप के अंदर जो लगभग जो टीम काम करती थी वो 1,000 लोगों की थी। इसलिए कहा जाता है बच्चों से कि भाई साहब टर्सरी सेक्टर में आओ, बड़े IITian बनो, ताकि तुम्हारा जो पैकेजेस है भाई साहब करोड़ों में जाए, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, अगर तुम्हारी याददाश्त अच्छी हो, तो तुमने याद आ रहा होगा इन क्लास 9th यू रेड अबाउट डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने पढ़ा था। दिस इज ऑल्सो नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। कुछ यहाँ डायग्राम देखो, कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको फिगर में। मान के चलो एक खेत में काम करने की ज़रूरत है 6 आदमियों की, 6 किसानों की, लेकिन वहाँ पे काम कर रहे हैं 10। तो इसका मतलब 4 बेफालतू में काम कर रहे हैं। और जब 10 लोग काम करेंगे तो जो काम 6 लोग मिलके करते, जो कि ज़्यादा टाइम में होता, वो अब कम टाइम में होगा। इसका मतलब जो लेबर है वो थोड़ा सा कम हो गया, कुछ लोगों का काम है वो कम हो गया, क्योंकि जहाँ पहले 6 आदमी लगने थे अब वो 10 आदमी लग गए, ठीक है।
और यूजली ये वाली जो चीज़ है वो कहाँ पे मिलती है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। देखो एक एक पॉइंट ध्यान देना, सबसे ज़्यादा लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो या आप किसी को जानते हो, गाँव में गए हो, तो आपने देखा होगा गाँव में एक ही परिवार के 5 आदमी, पाँचों के पाँचों खेती कर रहे हैं। मम्मी भी लगी हुई है, पापा भी लगे हुए हैं, भाई भी लगे हुए हैं, चचेरा भाई भी लगा हुआ है, छोटी बहन भी लगी हुई है। लेकिन आपने ये बहुत कम देखा होगा कि एक ही फैमिली के 6 के 6 आदमी डॉक्टर हैं या 6 के 6 आदमी टीचर हैं। ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा। एज पर द इंडियन गवर्नमेंट डेटा, अगर मैं भारत की गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से बात करूं, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग इन फार्म्स इवन दो दे आर नॉट नीडेड। भाई साहब फार्म के अंदर यानी कि फील्ड, खेतों के अंदर इतने लोग काम कर रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर पे, अरे चलो यार आप घर पे बैठ के क्या करोगे, आ जाओ यार, आ जाओ चलो खेती कर लेते हैं, आ जाओ चलो। समटाइम्स वी फाइंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द टर्सरी सेक्टर टू। कभी कभी टर्सरी सेक्टर में भी हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया ना, जो काम कम लोगों का था उसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं। क्योंकि वो ज़्यादा लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो खाली बैठे थे इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, टर्सरी सेक्टर में भी कभी कभी मिलता है। अब जैसे अब बच्चा कहेगा सर एग्जांपल देके समझाओ। जैसे मान के चलो तुम्हारे मोहल्ले में एक नाई की दुकान थी, बार्बर की शॉप थी। ठीक है, अब तुम्हारे मोहल्ले में 1000 लोग रहते हैं, लेकिन अब वहाँ पे 3 दुकान हो जाएं, तो क्या 3 दुकान के होने से लोग वहाँ पे 3000 हो गए? नहीं, थोड़े बहुत चलो नए लोग, बच्चे पैदा हो भी गए होंगे। तो अब उसमें किसका नुकसान है? उस नाई का नुकसान है, उस बार्बर का नुकसान है। क्योंकि पहले तो एक बार्बर के पास 1000 लोग आ रहे थे, अब वो 1000 लोग किसके पास जा रहे हैं? 3 बार्बर के पास जा रहे हैं। तो उनकी जो पैसा है वो डिवाइड हो गया। यहाँ पे दिख रहा था, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट में जो पैसा इन 6 लोगों को मिलता, जो फसल का पैसा, वो अब 10 लोगों को जा रहा है, तो इसमें इनका नुकसान है। ऐसे ही यहाँ पे बार्बर का नुकसान हुआ। अब आते हैं कि समस्या क्या है। समस्या ये है, हाउ टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। हाउ टू ओवरकम अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये जो नौकरी पेशा वाली जो प्रॉब्लम है, इस पे कैसे पार पाया जाए। तो इसके कुछ तरीके हैं। पहला तरीका देखते हैं, वो क्या है। नंबर 1, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू फार्मर्स सो दैट दे कैन डू फार्मिंग विद द बेस्ट टूल्स एंड प्रैक्टिस मल्टीपल क्रॉपिंग टू रिमेन एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। बच्चा कह रहा है इंग्लिश बाबा क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो इसका पहला तरीका यह है कि जो सरकार क्या करे, बिल्कुल कम इंटरेस्ट पे या ना के बराबर इंटरेस्ट पे जो छोटे किसान हैं उन्हें कुछ पैसा दे लोन पे। ठीक है, और वो लोग क्या करेंगे, किसान लोग उस पैसे से बढ़िया टूल्स खरीदेंगे, अच्छी फार्मिंग करेंगे, फर्टिलाइजर्स खरीदेंगे, है ना, और जिससे वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाएंगे। जरूरी नहीं है साल में वो एक ही फसल करें, इस खेत में ये वाली फसल करी, दूसरे सीजन में दूसरी वाली फसल की, जिससे कि क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। दूसरा काम क्या हो सकता है? दूसरा काम ये हो सकता है, गवर्नमेंट कैन कनेक्ट ऑल द विलेजेस टू द रोड्स एंड कैन बूस्ट सेक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन। अगर सारे गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाए, सड़क बना दी जाए, तो वहाँ पे गांव में जो काम करने वाले लोग हैं या जो खाली लोग बैठे हुए हैं, वो पास के नियर बाई सिटी में जा सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद मिलेगी। ठीक है, तीसरा काम देखते हैं। और हाँ सॉरी, इसी में बता रहा हूँ मैं, जब सड़क बनेगी, दिस विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल लेबर हु विल कंस्ट्रक्ट द रोड। और जब रोड बनेगी तो रोड एक दो दिन में तो रोड बन नहीं जाती, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो जब रोड बनेगी तो उसके लिए वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और गांव वालों के लिए भी आसानी हो जाएगी गांव से शहर और शहर से गांव आने में। तीसरा क्या कर सकती है गवर्नमेंट कैन ओपन इंडस्ट्रीज इन सेमी रूरल एरियाज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी एम्प्लॉयड। देखो यहाँ कैन के बाद मैं ओपन लिखना भूल गया हूँ। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेटअप कर सकती है इंडस्ट्रीज को सेमी रूरल एरियाज में, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल सकती है। बच्चा कह रहा है ढंग से समझाओ। जैसे इसका एक एग्जाम्पल समझो, मान के चलो एक ऐसी जगह है जहाँ पे गन्ना बहुत होता है। ठीक है, अब आपको पता है जो चीनी है वो गन्ने से बनती है, शुगर मिल के अंदर। अगर गवर्नमेंट क्या करे, ऐसी जगह पे एक शुगर मिल खोल दे, ठीक है, जहां पे गन्ना प्रोसेस हो, तो वहां के जो आसपास के जो लोग होंगे सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि
जो जिस शुगर मिल को लगाने के लिए ज़मीन वगैरह बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो सारा काम वो उसी के विलेज में या उसी सेमी रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा आसानी से हो सकता है। और क्या कर सकती है, चौथा काम क्या कर सकती है गवर्नमेंट? आपको पता ही कि हमारे देश में ना एजुकेशन सेक्टर काफ़ी वीक है इंडिया के अंदर, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो डेवलप्ड कंट्रीज से। और अभी भी डेटा की मानूं तो 20 लाख से ज़्यादा जॉब्स की ज़रूरत है एजुकेशन सेक्टर में। तो अगर जितने ज़्यादा लोगों को जो कि स्किल्ड लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जॉब दी जाए तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है। और दूसरा अगर मैं बात करूं लास्ट, मोर देन 35 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन टूरिज्म इंडस्ट्री। देखो यार, भारत के अंदर क्या नहीं है, देखो वन ऑफ द 7 वंडर्स ताजमहल है, लाल किला है यानी रेड फोर्ट है, कश्मीर है जिसे कि धरती का स्वर्ग कहा जाता है, गोल्डन टेम्पल है। ये तो 4 एग्जाम्पल मैंने आपको वैसे दिखा दिया, अदरवाइज बहुत कुछ है इंडिया के अंदर घूमने के। तो अगर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, वैसे तो आजकल दिया भी जा रहा है, तो भी 35 लाख जॉब क्रिएट करी जा सकती हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में, जो ना केवल देश को आगे बढ़ाएगी, देश की जीडीपी को आगे ले जाएगी, बल्कि जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें नौकरी मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम्स है, वो क्या? बट ऑल दीज थिंग्स टेक्स अ लॉन्ग टाइम, 10 to 15 ईयर्स। अब जितनी भी जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये सारे जो एक्शन प्लान है ये 2 दिन में नहीं होते, इनमें टाइम लगता है, 10 साल भी लग जाए, 15 साल भी लग जाए, 20 साल भी लग जाए। और आपको पता है हमारे इंडिया में एक गवर्नमेंट का सिलेक्शन 5 साल के लिए होता है और फिर 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं। गवर्नमेंट इज जस्ट फॉर 5 ईयर्स, दैट इज वाई इट डज नॉट पे मच अटेंशन। तो जो लीडर हैं वो सोचते हैं अबे यार चलो, तो वो क्या करते हैं, जो लीडर्स हैं वो ये सोचते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान पे ध्यान देते हैं कि भाई साहब अपनी सरकार में अगर भाजपा की सरकार आएगी तो वो कुछ ऐसा काम करेगी जिससे उन्हीं की सरकार को आने वाले इलेक्शन में फ़ायदा हो, कांग्रेस आएगी तो आने वाले उसमें उन्हीं का फ़ायदा हो। तो ये लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान खेलते हैं, जिसकी वजह से जब आने वाला इलेक्शन दोबारा आए तो ये दिखा सकें, देख लो भैया हमने तो इतना इतना काम कर दिया, ताकि हम दोबारा से इलेक्शन में आ जाएं। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ शॉर्ट टर्म प्लान इज नरेगा। अब देखो शॉर्ट टर्म प्लान का मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो शॉर्ट की स्पेलिंग SHO होती है, यहाँ ए लिख रहा है बाई नरेगा। अब नरेगा है क्या? नरेगा की फुल फॉर्म होती है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब ये एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर रूरल एरियाज़ में ऐसे लोग जो खाली बैठे हैं, जिनके पास कोई नौकरी पेशा नहीं है, सरकार या तो उन्हें कोई एम्प्लॉयमेंट देगी, कोई रोज़गार देगी, छोटा मोटा काम देगी। और चलो आगे समझाता हूँ। नरेगा वॉज इंट्रोड्यूस इन 2005 एंड स्टिल गोइंग ऑन। नरेगा का कब आया था? 2005 में आया था। देख रहे हो यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो इन लोगों से काम करवाया जाता है और इसके बदले में इन्हें कुछ पैसा दे दिया जाता है, जिससे इनका रोजी रोटी चलती रहती है। इफ़ इंडिया वुड हैव पेड अटेंशन ऑन टूरिज्म एंड एजुकेशन सेक्टर एट दैट टाइम वी वुड बी इन बेटर कंडीशन। 2005 में जब नरेगा लागू हुआ, ठीक है, अगर इंडिया ने उस टाइम पे ध्यान दे दिया होता टूरिज्म इंडस्ट्री पे या एजुकेशन सिस्टम पे, तो हमारी कंडीशन आज और ज़्यादा बेहतर होती। जो नरेगा था ना, जब शुरुआत हुई थी तो उसकी शुरुआत हुई थी 200 डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन आज ये फैल चुका है 625 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जिलों में आज ये फैल चुका है। अब नरेगा में होता क्या है? इन दिस गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड फॉर 100 डेज इन अ ईयर। इसमें क्या करती है, जो लोग रोते रहते हैं कि भाई हमारे पास नौकरी पेशा नहीं है, सरकार ये क्लेम करती है कि हम आपको 365 दिनों में से 100 दिन नौकरी देंगे अपनी साइड से। बचे हुए जो 265 दिन है उसमें आप अपना कोई भी काम कर सकते हो, पर मिनिमम हम 100 डेज तो आपको काम देंगे, उसकी वजह से आपकी रोजी रोटी चलती रहेगी। इन केस गवर्नमेंट डज नॉट गिव एनी एम्प्लॉयमेंट देन इट गिव्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अब मान के चलो कोई गांव है ए, ठीक है, गांव का नाम है ए, उस गांव के अंदर कोई काम ऐसा हो ही नहीं रहा जहां पे मजदूरों की ज़रूरत पड़े। तो अब वो जो लोग जिन्हें 100 दिन का काम करवाना था सरकार को, अब वो क्या करें? अगर वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं लग रही, कोई शुगर मिल नहीं लग रही, कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, कोई लघु उद्योग नहीं खुल रहे, उस केस में भी गवर्नमेंट उन्हें पैसा देगी और इसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है, ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। और अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की
कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं। देखो सबसे पहले तो देखो नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनाइज्ड, कहते नहीं है कि भाई हमें अपनी स्टडी टेबल को ना ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, जो चीज़ जहाँ पर यानी कि जो चीज़ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से चले वो तो है ऑर्गेनाइज्ड, और जो प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन से ना चले वो है अनऑर्गेनाइज्ड। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं? दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, ऐसे सेक्टर्स जो जिनकी रजिस्ट्री होती है गवर्नमेंट में, एंड हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आपका स्कूल है तो स्कूल क्या है? रजिस्टर्ड है, उसे सीबीएसई के कानून कायदे सब कुछ मानने पड़ते हैं। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं उनका एक वेज का मतलब होता है उनका मेहनताना भत्ता, उनकी दिहाड़ी फिक्स होती है कि भैया इतने तो मिलने ही मिलने हैं। और उसमें कुछ लेबर लॉज होते हैं। अब तुम कहोगे सर लेबर लॉज क्या होते हैं? लेबर लॉज का मतलब है जैसे कि अभी शायद आपने थोड़े टाइम पहले सुना होगा कि अगर आपके पास कोई जानवर है तो जानवर से भी आप एक पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ प्रिंसिपल्स या उसकी कुछ खास बातें क्या है। नंबर 1, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जॉब सिक्योरिटी होती है। मतलब ये नहीं है कि मालिक का मन किया आज तो उसे निकाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा, फिक्स्ड वर्क आवर्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई साहब मालिक ने कह दिया 16 घंटे काम करना है तो 16 घंटे काम करना है, नहीं, जनरली फिक्स्ड आवर्स होते हैं। और अगर कोई भी एम्प्लॉय जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है अगर वो ओवर टाइम करता है तो उसका अलग से उसे पैसा मिलता है। जनरली एक वीक के अंदर 48 आवर्स यानी कि 8 घंटे रोज, 8 6 जा 48 और संडे की छुट्टी होती है, ठीक है। पेड हॉलीडेज। अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, जैसे आप मान के चलो आप एक टीचर हो, आप संडे को स्कूल नहीं जाते हो पढ़ाने, लेकिन आपको संडे को पैसा मिलता है, उसका भी होली दिवाली जो आती हैं उसका भी आपको पैसा मिलता है। लेकिन एक मजदूर है जो कि मजदूरी करता है, क्या उसे होली दिवाली का पैसा मिलता है? नहीं ना। गुड वर्किंग कंडीशंस। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो भी लोग काम करेंगे वहाँ की जो कंडीशन कैसी होंगी? अच्छी कंडीशन होंगी, अच्छा बाथरूम मिलेगा, अच्छी आपको सैनिटेशन मिलेगी, पानी वगैरह सब कुछ मिलेगा, लाइट वगैरह मिलेगी। और तो और कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्या होता है आपका पीएफ कटता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप पेंशन प्रोग्राम भी ले सकते हो, यानी कि जब आप रिटायर होगे, जब आप बूढ़े हो जाओगे उसके बाद भी आपको कुछ पैसा मिलेगा। अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे गवर्नमेंट जॉब, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, हो सकता है कोई पोस्ट ऑफिस में हो सकता है कोई डॉक्टर हो सकता है कोई स्कूल हो, ठीक है, ये सब है ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। तो जो बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है ना भाई साहब, अगर तुम्हें ऑर्गेनाइज सेक्टर समझ में आ गया ना तो समझ लो तुम्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी समझ में आ गया। बस यहाँ पे हर जगह नो लगाते जाओ। जैसे मैंने कहा ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या था? रजिस्टर्ड था, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर था। तो देखो पहला, दे आर नॉट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, ये रजिस्टर्ड नहीं होते। दूसरा, इसमें हमने कहा था कि ये जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है गवर्नमेंट के, तो ये नहीं करता। इसमें हमने बताया था कि इसमें मिनिमम वेजेस एक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्राइमरी टीचर लगे हैं मान के चलो, तो सरकार ने बता दिया कि भैया प्राइमरी जो टीचर होगा मिनिमम उसकी भी 30,000 रुपये तनख्वाह होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को 30,000 मिल रहे हो, किसी को 5,000 मिल रहे हो, किसी को 10,000 मिल रहे हो। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? कुछ भी मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं होता, जिसकी जितने में बात पट जाए, ठीक है, जिसकी जितनी में बात हो जाए वो उतने में। वहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर लॉ होता है कि भाई छुट्टियाँ मिलेंगी, ये मिलेगा, बेहतर अच्छी कंडीशंस होंगी और आपको हो सकता है बीमा भी मिले। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा लॉ नहीं है। वहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही थी। यहाँ पे क्या होता है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, मान के चलो आपकी मालिक से किसी बात पे कहा सुनी होगी, मालिक ने कहा कल से काम पे मत आना। अभी क्या हुआ, मान के चलो कोई आदमी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, कुछ ज़्यादा मतलब ऑर्डर आ गया कुछ कंपनी को या जिसको भी, तो उसने क्या कहा, मालिक ने कहा आज ज़्यादा काम करना पड़ेगा, 4 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो ओवर टाइम भी करना पड़ता है। अगर वो मजदूर जो है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, अगर वो छुट्टी ले रहा है तो उसके पैसे भी उसके कटते हैं, ना ही अच्छी कंडीशंस होती हैं, ना ही कोई पेंशन प्रोग्राम है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जैसे कि ये बच्चा है जो कि, या आपने देखा ही होगा आपके आसपास जो होटल वगैरह हैं, ढाबा वगैरह है, ये जितने दिन यहाँ पे काम करेगा इस ढाबे पे, उसे उतने ही दिन का केवल पैसा मिलेगा। देख रहे हो,
अब हम बात करेंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कौन करता है। मुझे एक बात बताओ, एक आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा है, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, क्या वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेगा? नहीं, वो नहीं काम करेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए मजबूर जो होगा वो आदमी होगा जो घर से परेशान होगा, तंग होगा, पैसे की कमी होगी। तो अब हम बात करेंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग कौन काम करते हैं और उनकी कंडीशंस को सुधारने के लिए सरकार क्या कर सकती है। देखो, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया। मैंने आपको बताया ही था, सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, तो एग्रीकल्चर है जिसमें यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड है, इनका कुछ भी फिक्स नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो छोटे छोटे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं उन्हें लोन दे सकती है। देख रहे हो, मैंने एरो से समझाया हुआ है, जिससे वो फार्मर क्या कर सकता है, अच्छी क्रॉप प्रोड्यूस करेगा ताकि उसे साल भर काम मिलता रहे, मल्टीपल क्रॉप करेगा। दूसरा, अर्बन एरियाज़ में क्या कर सकती है, जो लेबर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, जिन पे शोषण हो रहा है, जिनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वहाँ पे गुड लेबर लॉज जो हैं अप्लाई कर दिए जाने चाहिए ताकि उन्हें अच्छा पैसा मिले, जहाँ जिस कंडीशन में वो काम कर रहे हैं वो अच्छी कंडीशन हो, ठीक है। और कहीं कहीं पे देखा गया है कास्ट वाइज भी लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ये पता नहीं यार, 21st सेंचुरी चल रहा है फिर भी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या SC इस तरह की पागलपंती की बातें करते हैं, जो कि बहुत ख़राब है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कहीं पे भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब लास्ट में इस टॉपिक के जाते जाते जल्दी से बात कर लेते हैं दो और सेक्टर्स की, जो कि हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। मोटा मोटा बताऊं तो पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर, और प्राइवेट तो प्राइवेट है ही। अब पब्लिक और प्राइवेट में अंतर समझ लो। जो पब्लिक सेक्टर है उसे गवर्नमेंट ओन करती है, मतलब वो गवर्नमेंट का होता है, और प्राइवेट का तो प्राइवेट ही है ही। भाई कोई कंपनी है, मान के चलो मैकडोनल्ड, ठीक है, ये कंपनी है, टाटा एक कंपनी है, टाइटन एक कंपनी है, ठीक है, फेसबुक वगैरह, ये सब प्राइवेट है। और पब्लिक, जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका मोटिव क्या होता है, टू सर्व पीपल, लोगों की सेवा करना। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मेन एम होता है केवल और केवल पैसा कमाना। पब्लिक सेक्टर के मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया आपको, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गया, कोई पोस्ट ऑफिस हो गया। प्राइवेट का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे टाटा कंपनी हो गई, रिलायंस कंपनी हो गई, मैकडी हो गई। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जो रोड्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हैं, ये सब चीज़ें पब्लिक सेक्टर में क्यों आती हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं आती। नंबर एक बात तो ये है कि इन सब चीज़ों के लिए बहुत 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 पैसा लगता है। इतना पैसा तो शायद अंबानी के पास भी ना हो। चलो मान के चला, फिर भी अगर मान के चलो प्राइवेट सेक्टर्स विल नॉट प्रोवाइड दीज थिंग्स एट अ रीजनेबल कॉस्ट। अगर प्राइवेट के हाथ में ये आ गया तो आपको क्या लगता है, क्या वो सरकार की तरह वो कम पैसों में उस चीज़ को प्रोवाइड करवाएंगे? नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए, आपने अगर बिस्लरी का पानी की बोतल पी हो तो 20 या 25 रुपए की आती है 1 लीटर पानी, और तुम नहाते हो तो नहाने में लग जाते हैं तुम्हें 40-50 लीटर पानी। तो इसका मतलब अगर तुम बिस्लरी के पानी से नहाओगे तो भाई साहब 1000 रुपये तो तुम्हें नहाने के चाहिए। ये बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, ये आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट्स फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स बट प्राइवेट कंपनीज विल नॉट डू दैट। यस, देखो आपने देखा होगा गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्कूल खोलती है तो या तो उन स्कूलों में फ्री एजुकेशन देती है या बिल्कुल ना के बराबर पैसे लेती है। लेकिन अगर आपने प्राइवेट स्कूलों में अगर आप पढ़ रहे होगे तो कितने भी घटिया से घटिया स्कूल में आप पढ़ रहे होगे, भाई साहब 40-50-60 हज़ार रुपये से कम तो सालाना ईयरली आपकी पैसे जाते नहीं होंगे। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने हर जगह पे ना राशन शॉप्स बनवाई हुई हैं, ठीक है, और खुद ही कंट्रोल करती है ताकि लोगों को बहुत कम पैसों में, यहाँ पे 5 या 6 रुपए किलो का आपको चावल मिल जाएगा, बहुत सस्ता आपको गेहूं मिल जाएगा, ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी रोजी रोटी सही से चल सके। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज एट वेरी लो कॉस्ट। गवर्नमेंट जो है जो एजुकेशन है वो भी बहुत लो कॉस्ट में प्रोवाइड करती है। अब जैसे इन दिनों कोरोना वाला सीन चल रहा है, तो जितनी भी कोरोना की टेस्टिंग हो रही है इसका सारा खर्चा कौन उठा रहा है, गवर्नमेंट उठा रही है। हम थोड़ी दे रहे हैं पैसा, आपके घर में आ रहे हैं, चेक करने आ रहे हैं, डॉक्टर्स वो आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है ये चैप्टर ख़त्म। आई होप कि आपको मेरा तरीका समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर इंग्लिश बाबा चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे दोस्त आपको कसम है
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा नंबर लिख लो 8059041145, 80 590 411 45 मेरा नंबर है। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, वो ये, जब भी आप कोई भी कंटेंट सर्च किया करो यूट्यूब पे, जैसे मान के चलो आपको चैप्टर 2 सर्च करना है, तो आप यूट्यूब पे लिख दो क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 बाय इंग्लिश बाबा, तो आपको वो ऊपर ही मिल जाएगा। आपको फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश का कोई चैप्टर ढूंढना है तो आप लिख दो फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 1 बाय इंग्लिश बाबा। इस तरह से जो भी टॉपिक आपको चाहिए, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और साइंस, इंग्लिश, वॉट एवर द टॉपिक यू नीड, यहाँ तक कि जैसे क्लास 10th के अंदर अगर इंग्लिश का कोई रीअरेंजिंग चाहिए, एडिटिंग चाहिए, लेटर चाहिए, एक्टिव पैसिव चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाहिए, टेंस चाहिए, तो आपको लिखना है एक्टिव पैसिव बाय इंग्लिश बाबा, रीअरेंजिंग बाय इंग्लिश बाबा, स्टोरी राइटिंग बाय इंग्लिश बाबा। इस तरह से आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आई विल सी यू।